नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए आवश्यक है, बल्कि अन्य जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, टीचर्स के हों, या फिर आपके किसी फोर्स के एग्जाम हो, या स्टेट पुलिस के किसी भी सर्विस के एग्जाम हो, उसके करंट अफेयर को इस सेशन में कंप्लीट किया जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो इसी तरह इसको अपना प्यार देते रहिए और इसके ग्रोथ में अपनी हेल्प करते रहिए। अपने फैमिली के साथ, अपने नीडर्स के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे वो भी इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म का फायदा उठा पाएँ और हमारा भी प्लेटफॉर्म ग्रोथ कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। उन सबसे पहले 26 इस आज जो करंट अफेयर 27-28 सितंबर की है, तो 27 सितंबर को गूगल ने अपना 23वां जन्मदिन मनाया है। तो सबसे पहले हम गूगल को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं और कहीं ना कहीं हमें सच में बहुत मदद करते हैं। तो गूगल को बर्थडे के साथ आज शुरू करते हैं प्रमुख करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में चक्रवात गुलाब के बारे में घोषणा की गई है कि भारत के पूर्वी तट पे ये टकराएगा और ये पूर्वी तट से ये बंगाल की खाड़ी में बना है और इससे यहाँ पर टकराने की संभावना है। पिछले हफ्ते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह पाया है कि भारत में 3 बियर कंपनियों ने पूरे एक दशक के लिए, एक दशक मतलब 10 सालों के लिए, जो कि 2009 से लेकर 2018 तक का था, इसके बीच में बियर की कंपनियों को तय करने में उन्होंने मिलीभगत की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सीआईए ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बियर की बिक्री और आपूर्ति पर कार्टेलाइजेशन के लिए कंपनियों पर 873 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आखिर देखेंगे आज कार्टेलाइजेशन आखिर होता क्या है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये सूचित किया है कि पीएम केयर्स फंड्स भारत सरकार का फंड नहीं है और यह राशि भारत के समेकित कोष अर्थात कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाती है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डार्क एनर्जी का पहला प्रत्यक्ष पता लगाया है। उन्होंने जिन्होंने I1T यानी XENON1T का प्रयोग में कुछ अप्रत्याशित परिणाम देखे और लिखा है कि इनकी डार्क एनर्जी जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए उन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में देखा। तो देखेंगे कि आखिर डार्क एनर्जी क्या होती है, डार्क मैटर क्या होता है, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स जो हमने देख लिए, हम करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले उन टॉपिक्स का देखेंगे जिसका यूपीएससी के जीएस पेपर 1 से लिंक है। बाकी अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण भू-भौतिक की घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि, तो उससे संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन आएंगे तो उससे प्रश्न आएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं अभी ये बताऊंगा किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर पेपर दिए होंगे आज तक तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ये आता है कि हाल ही में कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठा, तो हमें 4 नाम देगा। तो उसमें एक अगर चक्रवात गुलाब हो तो आप गुलाब पे टिक दिए, कुछ नहीं हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि जो चक्रवात गुलाब उसका नाम किस देश ने सुझाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो गुलाब है इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो गुलाब चक्रवात है इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। तो जो बंगाल की खाड़ी आपको देखिए, अगर भारत के नक्शे में देखेंगे तो पूर्व की तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम तरफ क्या है अरब सागर। तो ये बंगाल की खाड़ी से आने वाला चक्रवात है। यहाँ कौन कौन राज्य प्रभावित होंगे आप देखिए, ये रहा उड़ीसा, इधर आपका ये आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये राज्य प्रभावित होने वाले। तो आइए देखते हैं आखिर चक्रवात बनते कैसे हैं, क्या इनके तरीका है। तो उष्णकटिबंधीय ये सारे जो क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं तो इन चक्रवातों का नाम क्या हो गया, उष्णकटिबंध से संबंधित हो गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये ज्यादातर कहाँ स्टार्ट होते हैं, आपने देखा होगा ये कहीं इधर नहीं बनते, हमेशा क्या बनते हैं समुद्र के ऊपर। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, ये समुद्र के जल के ऊपर बनने वाले चक्रवात होते हैं। और यहाँ पे ही क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो देखा होगा सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक रहता है, जिससे होता क्या है कि भूमि और पानी की गर्म सतहें क्या होती है, सतहें गर्म होती है। तो यहाँ पे ये भी लैंड गर्म होगी और ये भी गर्म होगा। तो इससे क्या होगा, ये क्या करता है सन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे कारण होता क्या है, जब सतह गर्म होती है तो इससे क्या होता है, जो गर्म सतह होगी तो वहां पर उसके कॉन्टेक्ट करने वाली हवा होगी वो भी गर्म होगी। जब हवा गर्म होगी इस जगह पे तो आपको जैसे हवा गर्म होती है वो हल्की होती है। हल्की हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, क्योंकि ये समुद्र की सतह से ऊपर उठती है तो वैसे नमी भी ऊपर ले जाती है। तो इस तरह की हवा ऊपर उठने लगती है। तो जो यहाँ पे खाली स्थान हो जाता है इसको भरने के लिए उच्च वायु दाब वाली जो गर्म हवाएं होती है, थोड़ी ठंडी होती है, वो क्या आती है इधर के आना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, जब हवा तो ऊपर उठी और ठंडी हवाओं ने क्या किया, यहाँ पे जब इनको यहाँ जगह को भरना कोशिश की
तो आपस में टकराने के बाद चक्रीय दिशा कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे एक साइकिल में घूमना स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, चक्रवात बनता है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात की जाए तो ये इनकी डायरेक्शन नॉर्थ क्लॉकवाइज होती है, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसी हिसाब से देखें कि साइक्लोन जो होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है। साइक्लोन की अगर कैटेगरी देखें तो उनकी हवाओं की गति के हिसाब से मापा जाता है। तो अगर हवाओं की गति 31 से 50 किलोमीटर तक की है तो गर्त बन जाता है। नहीं, आपने कहा होगा इस तरह से, आपने कहा होगा पानी थोड़ा गड्ढे बीच में जाता है, उसको बोलते हैं गर्त। अगर हवाएं 51 से 62 किलोमीटर दूर पर चल रही हैं तो गहरा गर्त बनता है। 63 से 88 किलोमीटर चलती हैं तो क्या होता है, चक्रवात तूफान आते हैं। और 89 से 170 किलोमीटर चलती हैं तो गंभीर रूप से जो चक्रीय तूफान आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब यही हवाएं 118 से 165 किलोमीटर चलती हैं तो बहुत ही गंभीर चक्रीय तूफान आते हैं। और जब 166 से 220 किलोमीटर पर घटना चल रही होती है तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन कंडीशन बन जाती है। और जब ये हवाएं 221 किलोमीटर प्लस चली जाती है तो इनको बोलते हैं सुपर साइक्लोन तूफान। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हवाएं 220 किलोमीटर से प्लस चलेंगी तो अब इनको बोलते हैं सुपर साइक्लोन। इन तो इसकी कैटेगरी को आप ध्यान रखिएगा, जो 7 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। तो आप ये देखिए कि आप बार बार देख रहे होंगे जब भी चक्रवात बनते हैं तो हमेशा ये स्पिन हवा वहाँ पे घूमती कैसे, क्या कंडीशन है। तो उसको घूमने के लिए कुछ फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है आप बता दीजिए, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ठीक है। जिस पास अधिक है वही दूसरे छोटे के पास जाएगा। तो हवाएं क्या करती हैं, उच्च दाब से निम्न वायुदाब चलती हैं। और उच्च दाब वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, ठंडा होता है। और जो निम्न वायुदाब वाला होता है वहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं, तो गर्म क्षेत्र बनता है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए, जो ध्रुवीय क्षेत्र जो यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है, ठंडा होता है, तो वहां से सूर्य और वो ठंडा क्यों होता है, वहां के सूर्य का प्रकाश लगातार कम इतना बना नहीं रहता है, कम रहता है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रकाश ज्यादा रहता है। तो हवाएं क्या करती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, गर्म है उनकी अपेक्षा। उसके बाद में क्या होता है, जब ये ध्रुवीय क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरफ आती हैं तो इसमें पृथ्वी की गति अपना रोल निभाती है। पता है, पृथ्वी सूर्य की तरफ जो चक्कर लगाती है वो लगाती है पश्चिम से पूर्व, इसलिए सूर्य हमें दिखाई पड़ता है पूर्व से पश्चिम तरफ। आप जैसे ट्रेन बैठ के देखते हैं ना, जब आप ट्रेन में जा रहे आगे होते हैं और पेड़ ऐसा लगता है पीछे छूट रहे हैं, तो उल्टा होता है। तो जब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व तरफ चलती है तो इससे होता क्या है कि हवाएं जब आ रही होती हैं वो भी क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर नॉर्थ हेमीस्फीयर से हवाएं, यानी कि वो ऊपर आर्कटिक महासागर, वहां से हवाएं अगर नीचे ध्रुव की तरफ से नीचे आ रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपनी राइट हैंड साइड में मुड़ जाती हैं, ठीक है। और जबकि अंटार्कटिक जो हवाएं होती हैं, यानी कि जो साउथ हेमिस्फीयर है, वहां से जो हवाएं ऊपर आती हैं तो वो अपने लेफ्ट साइड में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। यानी अगर वो हवाएं इस तरह से आ रही हैं तो इस तरह से ना आते हुए इस तरह से आने की कोशिश करती हैं, यूं ऐसे, तभी क्लॉकवाइज कंडीशन हो जाती है। और जब नॉर्थ हेमिस्फीयर बात करते, साउथ हेमिस्फीयर बात करते हैं तो हवाएं ऐसे ही चलती हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये हो गया। तो इससे होता क्या है, एक तो ये हो गया। तो इसमें होता क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्योंकि पृथ्वी की घूमने की गति इसके गोलाकार आकार के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक गोल पृथ्वी है। ऊपर तो एकदम पोल के पास जाओगे तो वहाँ पे क्या है, अगर पोल के पास गए तो यहाँ पे तो सरफेस कम है, इधर जब ज़्यादा है तो उसका सारा घुमाव का सरकार दिखाई पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ता है। तो इससे होता क्या है, हवा पहले से एक दिशा में चल रही होती है, लेकिन जब एक गर्म स्थान पर पहुंचती हैं जहाँ पे लो प्रेशर होता है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इसलिए केंद्र की ओर बढ़ते समय ठंडी हवा क्या होती है, पीछे की होने लगती है, चक्कर काटने लगती है। जिससे क्या होता है, हवा का मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक चक्रवात क्या होता है, किसी लैंड से नहीं टकराता। और लैंड पे टकराने के बाद उनकी स्पीड क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, समुद्र जल स्तर के पानी उससे मिल रही होती है। जब पानी खत्म हो जाता है तो इनकी भी कंडीशन में क्या होती है, टूटने लगती है। तो अभी क्या होता है, जब भूमि पे चक्रवात टकराता है तो क्या होता है, तो वो नष्ट होने लगता है, क्योंकि गर्म पानी जो ऊपर उठता है और ठंडा पानी के लिए जगह बनाता है। अब जमीन पर उपलब्ध है नहीं गर्म पानी, तो गर्म पानी नहीं होगा तो ऊपर उठेंगे कैसे, हवाएं हवाएं उठेंगे नहीं, तो गर्त नहीं बनेगा, तो वहां से हवाएं नहीं आके टकराएंगी। साथ ही साथ क्या होता है, जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो क्योंकि नमी लेके जाती है साथ, पानी ऊपर उठा के ले जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, भारी बारिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब चक्रवात आता है तो तेज हवाएं चलती हैं, साथ साथ में बारिश भी होती है, कहीं कहीं बाढ़ भी आती है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक के बारे में, और बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, और साथ ही साथ में बात करेंगे कार्टलाइजेशन के बारे में। क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछले एक दशक में कुछ बियर कंपनियों ने क्या किया, कार्टलाइजेशन बनाया है, अपना समूह बना दिया है, और इससे क्या हुआ है, उन्होंने इसकी कीमतों को प्रभावित करने की कोशिश की है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है संवैधानिक गठन के बारे में, तो उससे ये क्वेश्चन आपको जरूर आता है कि संवैधानिक गठन समझ अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको देखा जाएगा कि क्या है इसके अंदर, कौन इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में आपसे इसमें क्वेश्चन आएगा।
देखते हैं। तो आप सबसे पहले समझते हैं कार्टेल होता क्या है। तो इसको ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डिफाइन किया है कि कार्टेल में क्या करता है, जो भी उत्पादक होते हैं, किसी चीज़ को उत्पादित करने वाले या कुछ बेचने वाले, कोई चीज़ उत्पादित करेगा, कोई बेचेगा, तो उत्पादन से बेचने वाले तक कौन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा। तो इसमें कुछ व्यापारी होंगे या सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वो क्या करते हैं, एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं, जो आपस में समझौता करते हैं। तो जिससे जब समझौता करते हैं तो उन समझौते से क्या करेंगे, वो माल का जो भी उत्पादन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिक्री होगी या कुछ व्यापार होगा, उसको या तो वो सीमित करेंगे या फैलाएंगे। ये सेवाओं का जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं, जैसे कुछ लोग हैं बाहर की दिक्कतों से बचाव के लिए या बाहर की दिक्कतों को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेल। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें कोई लिखित समझौता नहीं होता है, बस आप समझ होती है। जैसे कुछ चीज़ें आप घर में भी देखा होगा, कोई रिटर्न नहीं होता, बस उसका रूल चल रहे होते हैं। ये एक गुप्त षड्यंत्र होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जितनी भी कंपटीशन करने वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था के जो समान स्तर होते हैं, जैसे निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता, इनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म करती हैं। जिससे क्या होता है कि लोग क्या कर सकें कि सामान बेचने, सेवाएं प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा जो करते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में कार्टेल बना लेते हैं। जैसे अगर किसी आप सब्जी मंडी में जाते हैं, उन्होंने रूल बना लिया कि रेट तो फिक्स नहीं है, उन्होंने रूल बना लिया कि हम किसी भी हालत में 20 रुपए से कम टमाटर नहीं बेचेंगे। बस अब वो बन गया उनका कार्टेल। तो अब उन्होंने क्या किया, आप कुछ भी कर लो, 20 से नीचे बेचे नहीं। अगर वहीं पे अच्छी कंपटीशन होती तो क्वालिटी के हिसाब से बिकता, लेकिन वहाँ सड़ा गला जो भी होगा वो आपको रेट एक मिलेगा। तो इसलिए करते क्या है, ये लोग वही दर मतलब रेट तय कर देते हैं। आउटपुट कितना होगा, मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करते हैं। मार्केट में किसका कहाँ फ्लो होगा उसको मैनेज कर लेते हैं, और जो बोली की लगाते हैं उसमें भी हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं, मतलब उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो सरल शब्दों में क्या होता है, जो हार्ड कोर कार्टेल के जो कंपटीटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में कंपटीशन को रिप्लेस कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि मार्केट में कुछ भी कठोरता है, कोई दिक्कत है, तो वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन रखते ही नहीं है। वो चीज़ों के रेट पहले तय कर लेते हैं आपस में मिलके, बाहर वालों को देखने के लिए। तो इससे चुनौतियां क्या होती हैं, तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले प्रभावित होगा कंज्यूमर, जो चीज़ें खरीदेगा। अगर सामने के वाले का सामने ग्रुप बना रखा है कि इससे नीचे हम जाएंगे ही नहीं, तो वो तो महंगी खरीदेगा ही। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट इफेक्ट। इसके अलावा क्या होता है कि जो पूरी इकोनॉमिक जो दक्षता होती है वो भी इससे प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक आपने बोला सड़ी गला जो भी सामान है हम इससे नीचे नहीं बेचेंगे, तो क्या होगा, उन्हें पता हम हमारा ऐसा सामान नीचे बेचेगा नहीं, और एसेंशियल गुड्स हैं तो लोग खरीदेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम क्या करते हैं, आप इनोवेशन कर चीज़ नहीं करते हैं। फिर अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, उन्हें पता है सिर्फ सस्ती बिकेगी नहीं, तो लेकिन अगर कोई अच्छे पर चीज़ें उतार देगा तो क्या होगा, हमें कंपटीशन करनी पड़ेगी, तो हमें इनोवेशन और अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे चाइना का माल भले ही गलत है देश में आना, क्योंकि हमारे देश में चीज़ें बने, लेकिन जब से चाइना का माल आया तो उसने और चीज़ों की कीमत को कम कर दिया है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया, वहाँ पे इनोवेट आइडिया लगाया उसको और चीज़ों को सस्ते में प्रोवाइड कराया। तो वहाँ पे कार्टेल अब इंडिया वाले क्या कोशिश करते हैं कि बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करिए। इससे कही जाता होगा हम बाहर से चीज़ें, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम ग्लोबली कनेक्ट हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने देश में टेक्नोलॉजी लगाएं, कंपटीशन बढ़ाएं, और हेल्दी कंपटीशन करते हुए क्या करें, चीज़ों की सस्ती दर पे हम उनको तय करें और उनको अच्छे मैन्युफैक्चर करें, हमारी चीज़ें बिकें। तो इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल रूप से हम क्या करते हैं, आपूर्ति रोक देते हैं, या करते हैं आपसी ग्रुप बना के हम कीमतें बढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है कि कुछ जो कंज्यूमर होते हैं उनको कुछ पता, जैसे बियर है या कुछ और जैसे डीजल कुछ भी होता है, उनको क्या होता है, उनको मार्केट में बहुत दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि अगर चीज़ें कम होंगी तो उससे क्या होगा, एक कार्टेल बन गया। तो जब चीज़ें कम होगी तो कीमत बढ़ेगी, या फिर कई लोग क्या कार्टेल बना लेते हैं, किसी खास किस्म को बाहर निकालने के लिए, मजबूर करने के लिए चीज़ें कमाते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आता है साल में जब प्याज है उसकी कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, टमाटर की तो बहुत ऊपर चली जाती हैं। जबकि क्या होता है, किसान तो कार्टेल में है ही नहीं, किसान ग्रुप बना नहीं पाते हैं। तो बीच वाले क्या करते हैं, सप्लाई को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कीमतें ऊपर उठ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बाजार की ताकतें जो भी होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी अगर ऊपर नीचे रेट होंगे उनकी जोखिमों को ये बचा लेते हैं। लेकिन क्या होता है, लगातार अगर कंट्रोल करेंगे तो हम नवाचार नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि इसकी बात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने की है। ये क्या है, ये क्या है, एक एक्ट के तहत ये शासन करता है, कार्यान्वयन करता है, और प्रवर्तन के लिए इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, और इसको मार्च 2009 में विधिवत गठित किया गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिए। इसको 2009 में इसको स्थापित किया गया, लेकिन ये सही से काम इसने स्टार्ट किया मार्च 2019 में। इसके कार्य क्या है, जब भी कंपटीशन के कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं या कोई ऐसी प्रथाएं आती हैं जो कि क्या करते हैं, कंपटीशन में एडवर्स कंडीशन डालती हैं, तो उनको ये समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ये आपस में स्पर्धा बढ़ाते हैं, उनको बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब जब स्पर्धा रहेगी तो इनोवेशन अच्छे होंगे और आपको उपभोक्ता को अच्छे रेट पे चीज़ें मिलेंगी।
ये उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे भारत में बाजारों जो है उनके व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं कि जो बाजार में सभी लोग अच्छे इक्वल उनको कंपटीशन मिले, कोई खास तरह के जो कोई कंपनियां उनका ही वर्चस्व ना रहे उनके ऊपर। आइए बात करते हैं पीएम केयर्स के बारे में, जो कि काफ़ी डिबेटिक वाला टॉपिक है। तो केंद्र सरकार ने ये बोल दिया है कि उनकी जो पीएम केयर फंड के अंदर जो भी फंड आता है वो आरटीआई के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि राज्य के भारत सरकार के समेकित कोष का हिस्सा ही है नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक और उनके बीच में विवाद होता है, विभिन्न शक्तियां मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो और उसके तंत्र स्थानों के बीच क्या क्या है समन्वय, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, यहाँ से आएगा। तो अभी केंद्र ने एक हलफनामा डाला है, उसमें बोला है उसने हाईकोर्ट के, जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसके समक्ष एक याचिका का जवाब दिया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत पीएम केयर्स को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग की गई थी। उसने बोल दिया ये इसका है नहीं। तो सरकार ने इससे बोला क्या है, सरकार ने बोला है कि भले ही ट्रस्ट भारत के संविधान 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य या अन्य प्राधिकरण है, मतलब क्या वो भारत के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, राज्य के अंदर क्या क्या आते हैं, तो उन्होंने बोला ट्रस्ट राज्य के अंदर आता होगा, लेकिन क्या है सूचना का अधिकार अधिनियम धारा की 2H के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। इसका उन्होंने जवाब बोला कि वहां हो सकता है लेकिन यहाँ इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा इन्होंने 8 समान रूप से और उपधारा ई और जे में निहित प्रावधानों जो आरटीआई के अंतर्गत है, बस नाम सुन लीजिए, अधिनियम के तीसरे पक्ष की जानकारी खुलासा करने की अनुमति उन्होंने बोला इसके अंतर्गत नहीं दी है। साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसपेरेंसी सुरक्षित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा जो धन प्राप्त किया जा रहा है उसके उपयोग का विवरण, उसके ऑडिट की रिपोर्ट इसके आधिकारिक वेबसाइट में लगातार डाली जा रही है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो आइए देखते हैं इन्होंने ऐसा कहा है, तो सरकार क्योंकि इसको आरटीआई दायरे में नहीं लाई है, तो देखते हैं कि पीएम केयर्स है क्या, उसके बारे में क्या दिक्कत चीजें थी। तो सबसे पहले पीएम केयर्स की फुल फॉर्म आपके पास आती है, तो इसकी फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत, पीएम केयर्स की फुल फॉर्म होगी। इसकी स्थापना कोविड-19 महामारी के दौरान इसको घोषित बनाया गया था, और इसी तरह की अन्य जो आपात स्थितियां आएंगी उस टाइम पे दान स्वीकार करने और दान जो मिलेगा उसको राहत प्रदान करने के लिए इसको यूज किया जाएगा, इसलिए इसको बनाया गया है। प्राइमरी मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड बनाया गया इसको 27 मार्च 2020 को रजिस्ट्रेशन किया गया था ट्रस्ट डीड के साथ साथ ये सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ये विदेश योगदान से दान का लाभ उठा सकते हैं, विदेशी लोग भी इसमें डाल सकते हैं दान, और एक कोष में दान करने पर आपको 100% टैक्स की छूट मिलेगी, कोई आपसे टैक्स नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसको प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, उससे इसको अलग बनाया गया है। इसका संचालन बात की जाए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आरटीआई के दायरे में आते नहीं है, उसकी स्थापना क्यों की गई थी और क्या इसका टारगेट है। आइए बात करते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क एनर्जी का टॉपिक आप यूँ समझिए एक हाइपोथेटिकल टॉपिक है, क्योंकि अभी तक कोई स्पेशल या कोई अभी तक साइंस ने कोई इसके वो सबूत नहीं इकट्ठे कर पाए हैं, बट उन्होंने एक्सप्लेन कोर्स की हो क्या सकता है। तो इसको अगर अंतरिक्ष में जागरूकता से संबंधित कोई टॉपिक है वहां से आएगा। तो आइए देखते हैं डार्क एनर्जी है क्या। अगर आपसे बोले कि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तो बिग बैंग मतलब चीजें टूटी और बिग बैंग जब वहां से स्टार्ट हुआ आपकी यूनिवर्स का बनना, तो अभी क्या हुआ कि लगातार विस्फोट होते रहे और हमारा ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है। तो जितना हमें ज्ञात है वो उतना ही है, लेकिन और जो अज्ञात जो ब्रह्मांड फैल गया है वही क्या है, वो जाके डार्क एनर्जी टाइप का बन गया, मतलब ये ब्लैक लगाते हैं, लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है लेकिन इसकी हमें ज्ञात नहीं है। तो इसमें क्या है कि डार्क एनर्जी क्या है कि जितना चीज हमें ज्ञात है उससे कहीं ज्यादा अज्ञात है। मतलब अगर हमने पूरे संसार को जान लिया तो ऐसा समझिए हम 20% जान पाए, 80% जान ही नहीं पाए। तो जिसे हम जानते हैं वो तो हमें जान नोन है, लेकिन इसके अलावा हमको ये पता है कि ये पता चल चुका है कितनी डार्क एनर्जी है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ये डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को कैसे प्रभावित करती है। इसके अलावा ये डार्क एनर्जी एक अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रहस्य इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड का लगभग 68% किससे बना है, डार्क एनर्जी से। मतलब क्या है, जो चीज हमें पता नहीं है लेकिन ये पता है कोई ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को विस्तारित कर रही है और काफी कर रही है, तो उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने अगर कोई एस्ट्रोनॉट खुली अगर आपने चित्र देखे हो तो वहां पे खुली पिंड है और फिर खाली जगह है, तो खाली जगह में तो कुछ चीजें भरी हुई है, चीजें खाली कुछ नहीं होती उसमें। जैसे आप सोचिए जिस कमरे में बैठे हैं आप, तो वहां पे आपको लगता है चारों तरफ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो नहीं, वहाँ एयर तो है। ऐसी जो चीजें खाली वहाँ है नहीं, कुछ तो कुछ है, कुछ का हमने पता लगा लिया, कुछ का हम पता लगा रहे हैं। बाकी जो चीजें बाहर विस्तारित हो रही हैं, आपको बताना चाहिए कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है, चीजें अपनी तरफ खींच रही हैं, लेकिन जो चीजें बाहर फैलाव कर रहा है वो क्या है, डार्क एनर्जी उसको फैलाने में कोशिश कर रही है।
तो क्या है कि काल्पनिक रूप है, जो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके विपरीत कार्य करता है। तो इसका क्या हुआ, एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को मतलब खींचता है, डार्क एनर्जी क्या करती है, चीज़ों को फैलाती है, यानी ब्रह्मांड को फैलाने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हमारा जो ब्रह्मांड है, तेज़ी से प्रसार कर रहा है। तो जो उम्मीद थी बिग बैंग के बाद जो चीज़ें वहीं सिमट रह जाएँगी, वो क्या हुआ, अब और फैल रही हैं, वो काम कौन कर रहा है, डार्क एनर्जी। तो इसी में एक क्वेश्चन आता है डार्क एनर्जी के साथ डार्क मैटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं डार्क मैटर की। तो हमने जो कुछ आज तक हमने देखा है उसमें क्या है, हमारे पास प्लेनेट है, चंद्रमा है, आकाशगंगाएँ हैं, ब्रह्मांड है, ये सब मिलके भी हमारा 5% से कम का हिस्सा बनाए हुए हैं। तो लगभग क्या है, यार सपोज़ कीजिए आपका ये पूरा ब्रह्मांड है, और आपने चीज़ें ज्ञात कर ली, इसमें चीज़ें हैं ये वाली, तो इनके बीच में जो हिस्सा खाली है वो किससे भरा हुआ है, वो डार्क मैटर से भरा हुआ है, और उसके बाहर जो हमें ज्ञात नहीं है वो क्या है, डार्क एनर्जी उसको फैलाव कर रही है। तो ये आप देख लीजिए कि आपको जो आप चीज़ें ज्ञात हैं वो 5% में फैली हुई हैं। डार्क उनके बीच में खाली जगह में जो मैटर भरा हुआ है जिसको अभी तक हम जान नहीं पाए, वो डार्क मैटर है 27%, और डार्क एनर्जी है 68%। तो डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित करता है और धारण करता है। तो डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। जो मैटर है वो क्या चीज़ करता है, लोगों चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि डार्क एनर्जी क्या कर रही है, बाहर फैला रही है। तो डार्क मैटर के अस्तित्व का सुझाव 1920 के दशक में शुरुआत में दिया गया था, जब आइंस्टीन ने भी उसको रिलेटिव का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता सिद्धांत दिया था। लेकिन जब डार्क एनर्जी की बात आती है, वो 1998 तक इसकी बात चर्चा की गई। जैसे आप सपोज कीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ की तरफ से आप देखिए जो चीज़ें ये रे से बाहर हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है, डार्क मैटर से इसमें भरा हुआ है, और जो चीज़ें हमें ज्ञात नहीं वो डार्क एनर्जी से हैं। तो इसमें एक बात आई थी कि हमने कहाँ से इसके प्रयोग देखे थे, हमने जीनोन 1T अर्थात XENON 1T से हमने इसके कुछ अपने रिसर्चर ने वहाँ से स्टडी करके दिया था। तो इसमें था क्या, यह दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग है, और इसे इटली के INFN लेबोरेटरी नाजियोनॉली डेल ग्रान सासो के भूमिगत जो गहरी जो भूमि के अंदर जो बनाया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्च सेंटर, वहाँ पे इसको किया जा रहा है, ध्यान रखने का। जीनोन 1T कहाँ पे है, इटली के अंदर है। इसके अंदर क्या है, दोहरे चरण तक किन्सन तकनीक का उपयोग करता है। दोहरे चरण तक इसमें तरल और गैस दोनों चीज़ों को यूज किया जा रहा है, और INFN इटली की प्रयोगशाला नाजियोनाली डेल ग्रैंड सासो में भूगत स्थिति में है। तो ये कुछ ऐसा इसको बनाया गया है, और इसी बनाई गई चीज़ को इस पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि डार्क एनर्जी डार्क मैटर के बारे में पता चल जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूरे ब्रह्मांड में जो होली पिंड है उनके बीच में जगह खाली है, जो काला काला दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है उसमें कोई मैटर, उसमें जरूर है, तो वो है डार्क मैटर। और पूरा ब्रह्मांड से परे जो हमें आज तक पता ही नहीं है, तो वो क्या है, वो डार्क एनर्जी से बन के मिल के बन रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स को आपस में खींच रहा है, डार्क मैटर भी खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैलाने की कोशिश कर रही है, जो अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसी साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप इसमें अपना जीमेल अकाउंट डालिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा के साथ। थैंक यू।